दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में सुना कि रमेश शहर पहुंचा और शहर पहुंच करके वो ख्वाबों में अपने डूबा हुआ था। तब तक टीटी आता है और टीटी उससे टिकट मांगता है। उसके पास टिकट था नहीं, तो क्या टीटी उसे जेल लेकर के गया या पुलिस के हवाले किया या फिर क्या आगे हुआ? इसको जानने के लिए चलते हैं इस पार्ट में, जिसका पार्ट नंबर है 3। आओ इसमें सुनते हैं। रमेश की तंद्रा भंग हुई। उसे ख्वाबों की दुनिया यथार्थ नजर आने लगी। ट्रेन का सिग्नल हरा हो चुका था। ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुक गई। प्लेटफार्म के दृश्य को देखकर रमेश को चक्कर सा आ गया। इतनी बड़ी भीड़ उसने कभी देखा नहीं था। रमेश ने शहर में पदार्पण किया तो उसके मानस पटल पर गांव की एक एक घटना तरोताजा हो गई। शहर में उसका मन नहीं लगा। उसे अपने घर तथा गांव की याद सताने लगी। गांव एवं घर में जो स्नेह एवं दुलार उसे मिला था, उस वह उसी में डूब गया। घर में एक लौता पुत्र होने के कारण उसका पूरा परिवार तथा गांव के लोग आदर करते थे। गांव के संभ्रांत लोग रमेश की कार्य कुशलता तथा अध्ययन के प्रति रुचि देखकर मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते अघाते नहीं थे। रमेश भी परिवार तथा गांव वालों से उतना ही प्रेम करता था जितना वे लोग करते थे। एक दिन रमेश गांव में अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। दुर्भाग्य से क्रिकेट की गेंद एक बच्चे के मुंह में लग गई। बच्चे के मुख से खून बहने लगा। रमेश के सभी साथी भाग गए, लेकिन रमेश भागा नहीं। वह चाहता तो उन लड़कों की तरह भाग जाता। रमेश घायल बच्चे को लेकर उसके घर गया। उस बच्चे को जब उसके पिताजी ने देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। रमेश उनसे क्षमा याचना करने लगा। रमेश ने कहा, चाचा जी, आप इस बच्चे के एवज में मेरी जान ले सकते हैं। मैं अपराधी हूँ, लेकिन जानबूझकर मैंने आपके बच्चे को नहीं मारा है। फिर भी आप जो दंड देंगे मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ। बच्चे के पिता के मन में जो क्रोध था वह रमेश के निश्चल स्वभाव ने दूर कर दिया। उन्हें रमेश की सच्चाई पर आश्चर्य हुआ। रमेश ने सच्चाई बताकर उनके मन को जीत लिया। फिर उन्होंने रमेश को गले लगा लिया। रमेश ऐसे दिव्य आत्मा के प्यार एवं दुलार से तृप्त होकर अपने घर लौट आया। घर में भी रमेश के कृत्यों का समाचार उसके पिता सुन चुके थे। राम प्रसाद गरीब अवस्थ थे, लेकिन उन्हें आत्मसम्मान तथा दूसरों का उपकार करना अच्छा लगता था। वे पड़ोसियों के दुख सुख में हमेशा सम्मिलित होते थे। जितना उनसे हो सकता था वे लोगों को भला ही चाहते थे। किसी का आहित या नुकसान करना उनकी आदतों के खिलाफ था। राम प्रसाद अपने इन्हीं गुणों के कारण समाज में उचित सम्मान पाते थे। रमेश ऐसे ही आदर्शों का प्रतिफल था। रमेश जैसे ही सम्मान पाते थे, रमेश ऐसे ही आदर्शों का प्रतिफल था। रमेश जैसे ही घर पहुंचा, उसका सामना राम प्रसाद से हो गया। राम प्रसाद की कटकटाती आवाज़ ने रमेश के हृदय तंतुओं को झकझोर दिया। रमेश भीगी बिल्ली बन गया। जैसे ही उसने राम प्रसाद के सामने से हटने का प्रयास किया, वैसे ही राम प्रसाद का चाटा उसके गाल पर लग गया। राम प्रसाद अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय रमेश की माँ दौड़ती हुई आई और वह रमेश को लेकर राम प्रसाद के सामने से हट गई। रमेश उसी दिन से अपने पिताजी के कटाकट सा रहने लगा। रमेश अपने पिताजी से सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन पिताजी की मार से दोबारा उसकी हिम्मत पिताजी के सामने जाने की न पड़ी। रमेश अपने पिता के व्यवहार से दुखी रहने लगा, लेकिन रमेश की मां ने पति को समझाया तथा रमेश की सच्चाई बताई। पत्नी की बातों को सुनकर राम प्रसाद को शांति मिली। उन्हें अपने किए हुए कार्यों का पश्चाताप हुआ। पुनः राम प्रसाद रमेश से पुत्रवत व्यवहार करने लगे। रमेश अपने व्यवहार एवं अच्छे कर्मों से लोगों की दृष्टि में एक होनहार तथा प्रतिभाशाली युवक था, लेकिन कुछ लड़कों की संगत के कारण उसमें चंचलता और नटखटपन भी आ चुका था। माँ बाप के अत्यधिक दुलार तथा लाड़ प्यार ने भी उसे नटखट बना दिया था।
गांव के युवक एवं युवतियों की दृष्टि में रमेश एक हंसमुख स्वभाव तथा चंचल युवक के अतिरिक्त और स्थान न बना सका। अपने बाल्यकाल में रमेश ने किसी को अपशब्द नहीं कहा, जबकि रमेश के कुछ साथी गांव की युवतियों को अपशब्द कहते उनके विचारों में दोष था। लेकिन रमेश अपने साथियों को डांटता। वह अपने मित्रों से कहता, हम सब इस गांव के उन्नयक हैं, हमें अपने गांव का उत्थान करना है। गांव में हमारी माँ हैं, बहनें हैं, भला कोई माँ और बहन से मजाक करता है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे अपशब्दों के उच्चारण में रमेश के ऐसे वाक्यों को सुनकर मित्र मंडली उनका केवल मुंह देखकर चुप हो जाती। रमेश का एक मित्र बड़ा शरारती था। उसने एक दिन बगीचे से कुछ अमरूद चुरा कर घर ले आया। रमेश को जब उसकी सूचना मिली तो वह बिना एक पल गंवाए वह अपने मित्र के घर पहुंचा। सारे अमरूद लेकर वह अमरूद वाले को अमरूद देकर मित्र की तरफ से क्षमा याचना की। इस कार्य को देखकर गांव के लोगों में वह सर्वप्रिय बन गया। वह पूरे गांव का मुंह बोला भाई बन चुका था। गांव में जब किसी के यहाँ बारात आती या कोई उत्सव होता तो वह लोगों बहुत पहले से ही रमेश को अपने यहाँ काम काज तथा देखभाल के लिए आमंत्रित कर लेते थे। जिस उत्सव तथा विवाह आयोजनों में रमेश न पहुँच पाता, वहाँ के लोग रमेश को उसकी शिकायत करते। रमेश के पढ़ाई के अतिरिक्त सामाजिक गतिविधियों में अभिरुचि बढ़ने लगी। गांव के विकास हेतु विकास अधिकारी, ग्राम सेवक तथा अन्य अधिकारी जो गांव में आता, रमेश उसके पास जाकर गांव की समस्या उसके समक्ष रखता। अधिकारियों के बीच भी रमेश लोकप्रिय हो चुका था। सभी अधिकारी रमेश के आदर्शवादी विचारधारा एवं उत्कृष्ट वैचारिक प्रतिभा को देखकर सभी मुक्त कंठ के रमेश की प्रशंसा करते। रमेश के गांव में सरकार की ओर से स्कूल एवं अस्पताल का निर्माण हो चुका था। गांव से चिर प्रतीक्षा के बाद डॉक्टर साहब आ गए थे। रमेश ने डॉक्टर साहब का जी जान से स्वागत किया। डॉक्टर साहब की लड़की सयानी थी, उन्हें लड़की की शादी करनी थी, लेकिन इस छोटे से गांव में जहां कुछ सुविधा नहीं है, कैसे वे शादी संपन्न करेंगे? रमेश उनकी चिंता को समझ गया। रमेश ने डॉक्टर साहब को आश्वासन दिया कि डॉक्टर साहब आप चिंता ना करें, हम सब मिलकर आपका कार्य करेंगे। डॉक्टर साहब को यद्यपि विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन रमेश की कर्तव्यनिष्ठता तथा अपरिमेय पौरुष देखकर उनका अविश्वास जाता रहा। डॉक्टर साहब अपनी लड़की की शादी गांव से संपन्न करना चाहते थे। उन्होंने रमेश के उत्साह एवं लगनशीलता को देखकर उसे अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। रमेश यद्यपि डॉक्टर साहब की कौम का नहीं था, फिर भी डॉक्टर अपने शादी में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब के यहाँ बारात आई। यथायोग्य स्वागत करने के बाद बारात विदा हो चुकी थी। डॉक्टर साहब रमेश के सहयोग को पाकर बहुत प्रसन्न थे। डॉक्टर साहब राम प्रसाद को धन्यवाद देने गए और कहा कि आप धन्य हैं जो ऐसे युवक के पिता हैं। भविष्य में रमेश आपके नाम को रोशन करेगा। डॉक्टर साहब के मुंह से जब राम प्रसाद रमेश की प्रशंसा सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। रमेश पढ़ाई लिखाई से अवकाश पाता तो वह पिता के कार्यों में हाथ बटाता। वह अपने बगीचे में जाकर आम का पेड़ लगाता था तथा उसकी देखभाल भी करता। रमेश जब खेती के कार्य में जुट जाता तो ऐसा लगता जैसे वह पूरा मजदूर हो, छात्र नहीं। छात्र तो घर के कार्यों को करने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन रमेश जो भी कार्य करता वह बड़ी ही ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा के साथ करता। रमेश जहाँ घर में इकलौता था, वहीं उसकी एक बड़ी बहन थी। उसका नाम प्रतिभा था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण था। उसकी शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। गांव की परंपरा मुताबिक राम प्रसाद की इच्छा उसे पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन न चाहते हुए भी प्रतिभा कक्षा 10वीं की परीक्षा विवाह के पश्चात उत्तीर्ण कर चुकी थी। राम प्रसाद को प्रतिभा की चिंता रहती थी। उन्होंने कई जगह लड़कों को देखा, लेकिन वे जैसा चाहते थे वैसा लड़का उन्हें प्रतिभा के लिए नहीं मिल पा रहा था।
रिश्तेदारों के प्रयास से उन्हें आखिरकार अपनी बिरादरी में एक लड़का मिल ही गया। प्रदीप इंटर कॉलेज का छात्र था। प्रतिभा भी सुंदर थी और प्रदीप भी सुंदर था। रामप्रसाद को प्रदीप पसंद आ गया। प्रदीप मध्यम श्रेणी का लड़का था। खेती बाड़ी के अतिरिक्त आय का अन्य स्रोत उसके पास न था। काफ़ी भाग दौड़ के बाद शादी की बात पक्की हो गई। प्रतिभा उस वर्ष कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण हो चुकी थी। प्रदीप के पिता का देहांत हो चुका था। प्रदीप की केवल माँ थी। प्रदीप की कोई सगी बहन भी न थी। रामप्रसाद भी चाहते थे कि प्रतिभा इकलौती बेटी है, अतः उसकी शादी ऐसी जगह की जाए जहाँ परिवार में केवल एक ही लड़का हो, जिससे लड़की को प्यार एवं सम्मान मिल सके। प्रदीप उस समय 10वीं कक्षा का छात्र था। प्रदीप की बारात आई। रामप्रसाद ने बारात का पुरजोर स्वागत किया। रमेश उस वक्त बहुत छोटा था तथा योग्य दहेज प्रसाद रामप्रसाद ने प्रदीप को दिया और बारात प्रातःकाल विदा हो गई। प्रदीप 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटर कॉलेज में प्रविष्ट हुआ। इंटर कॉलेज की परीक्षा भी वह उत्तीर्ण कर चुका। प्रदीप इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए प्रयासरत था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी समस्या माँ के सामने रख दी। माँ ने रामप्रसाद से आर्थिक मदद चाही। रामप्रसाद बेटी की भविष्य के लिए अपना 1 बीघा भूमि गिरवी रखकर 3000 रुपये प्रदीप को दे दिए। प्रदीप इंजीनियरिंग में प्रविष्ट हो गया। प्रदीप सयाना हो चुका था। इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के समय वह कई लड़कियों के संपर्क में आया, लेकिन किसी लड़की ने उससे बातचीत न की। प्रदीप की माँ प्रदीप का गौना लाने के लिए रामप्रसाद से बातचीत की। रामप्रसाद ने प्रदीप की माँ की बात मानकर प्रतिभा का गौना कर दिया। प्रतिभा ससुराल गई तो वह सम्मान उसे नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। प्रदीप प्रतिभा को हमेशा फटकारता कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे क्या दिया है, लेकिन प्रतिभा पति की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वह अपने सहज एवं मृदुल स्वभाव से सबका दिल जीतने का प्रयास करती थी, लेकिन प्रदीप और उसकी सास उसे हमेशा प्रताड़ित करते रहते। रामप्रसाद ने यह सोचकर पैसा दिया था कि रमेश की जिंदगी बन जाएगी, वह इंजीनियरिंग बन जाएगा तो प्रतिभा की जिंदगी भी अच्छे ढंग से व्यतीत होगी। उन्होंने प्रदीप को नौकरी सुलभ कराने में भी पर्याप्त पैसा और समय दोनों नष्ट किया। वे ईश्वर से प्रार्थना भी करते थे कि प्रदीप की नौकरी यथाशीघ्र लग जाए। काफ़ी भाग दौड़ के बाद प्रदीप की पोस्टिंग हो गई। रामप्रसाद ने चैन की सांस ली, लेकिन वे अभी तक प्रदीप के अपकृत्यों से अनभिज्ञ थे। तो क्या प्रतिभा को उनका प्यार मिला जैसा वो चाहती थी अपने पति से, अपनी सास से? इसको जानने के लिए हमारे अगले नेक्स्ट पार्ट में आप आइए। नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो हमारी कहानियाँ मिस हो जाएंगी। और इस कहानी को सुनने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।